आई होप ये इंटरव्यू देख के आप सबको 1% भी सीख मिल जाएगी और थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। और आज के हमारे नए खास गेस्ट जिनका 2 सालों से वेट होने के बाद आज फाइनली आ गए। बहुत से रियलिटी शो के कोरियोग्राफर, बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्म्स के कोरियोग्राफर, रियलिटी शो के जज, फाइनली वैभव घुगे सर। मैं कहना चाहूँगा जैसे कल्पेश ने कहा कि यस रियलिटी शोज़ किए मैंने, फिल्म्स नहीं किए, करना चाहता हूँ, उस मौके की तलाश में हूँ, पर जल्दी मैं फिल्म्स के गाने भी करूँगा और आपको वो दिखाई देगा, नाम सुनाई देगा। तो थैंक यू सो मच। जल्दी सर जल्दी। दादा हमने आपके इंटरव्यू देखे और हम आपको बहुत पहले से फॉलो करते, तो हमें पता ही है, फिर भी आपका एक छोटा सा जहाँ से आपने स्टार्टअप किया। जैसे मेरे को अभी तक 18 साल हो गए इस लाइन में। हाँ। और मैंने 2003 में चालू किया था एज अ प्रोफेशनल डांसर। जो बैकग्राउंड डांसर होते हैं मूवीज़ में आप देखते हो, हीरो हीरोइन के पीछे डांस करते हैं, तो ये मैंने 2003 में चालू किया। और फिर वहाँ से बढ़ते 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 मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना 2007 में। ओके। और फिर वो करते 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 रियलिटी शो जो डांस इंडिया डांस सीज़न 3 था, उसमें मैं 2011 में आया। एंड उसके बाद फिर वहाँ से कंटेस्टेंट से लेके कोरियोग्राफर की जर्नी आगे बढ़ते गई, जो यहाँ तक सबने देखी, जो सुपर डांसर थ्रू हो, झलक दिखला जा हो, नच बलिए हो, और फिर अभी 1 साल पहले आपने स्टार प्रवाह पे देखा होगा मिलियनेयर सुपरस्टार में मुझे एज अ कैप्टन, स्कीपर और जज का भी मौका मिला था। तो यस, ये 18 साल का सफ़र बहुत ही लंबा और मज़ेदार रहा है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत रहे हैं। उतार ज़्यादा रहे और जिसने मेरे को चढ़ाव की तरफ लेके गया है वो हमेशा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हर किसी के जर्नी में एक स्ट्रगल होती है, तो वो स्ट्रगल 2003 से अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक मैं काम करते नहीं रहूँगा, स्ट्रगल करते नहीं रहूँगा, तब तक आगे नहीं जा पाऊँगा। तो यस, 2003 से लेके अभी ये 2022 तक की जर्नी मैं सीखते गया, आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने भी किया वो अभी तक मेरे साथ में है, टच में है, बातें करते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं काम करते हुए मिलते रहते हैं। तो 2003 से ये जर्नी चालू हुई और ये जर्नी एंड तक चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने शुरुआत किया तो आपने किसको देख के, मतलब आपका फेवरेट डांसर कौन है, मतलब जिसको आप देख के शुरुआत की? ओके, ऐसा फेवरेट डांसर कोई था ही नहीं, क्योंकि कभी दिल में ऐसा था ही नहीं कि आगे डांस करना है, डांस करियर करना है। तो सिर्फ बचपन से मैं डांस करता था। और इन जनरल जितने भी डांसर्स को मैं जानता हूँ, जिनको मैं मतलब कोरियोग्राफर्स को जानता हूँ, रेमो सर हो, गीता माँ हो, फिर बॉस्को सर हो, वैभव मर्चेंट हो, तो इन सबको देख के ये हम सीखे हैं और हम भी वो कोरियोग्राफर की जो रास्ते पे, जो जर्नी है, उस रास्ते पे चल रहा है। तो ऐसा कोई फेवरेट है नहीं, क्योंकि सब फेवरेट है, क्योंकि उनको देख के मैं सिर्फ सीखा हूँ, उनकी तरह बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो बन चुके हैं। मैं खुद की तरह बनना चाहता हूँ, मैं खुद की एक इमेज जो क्रिएट कर रहा हूँ उसे ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो यस, सारे डांसर्स मेरे फेवरेट है, क्योंकि सबका अपना अपना एक वर्जन है, सबका अपना अपना एक स्टाइल है, तरीका है डांस को आगे लेके जाने का। और उनको देख के, उनको सीख के मैं अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो दादा, आपका फेवरेट डांस स्टाइल जो मतलब आपको बहुत पसंद है, मतलब आप सभी प्रकार के करते हो डांस स्टाइल, हाँ। पर जो आपका फेवरेट है जिसमें आपको बहुत मजा आता है? मुझे जो डांस स्टाइल पसंद है, तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे बॉलीवुड, क्योंकि वो दिल से आता है, वो बॉडी में है, बचपन से वही देख के बड़ा हुआ हूँ। तो कोई डांस की ट्रेनिंग नहीं है ऐसे कोई स्टाइल को लेके, जैसे हम देखते हैं अभी कंटेम्प्रेरी होता है, फिर हिप हॉप के अलग अलग उसके अंदर, उसके ट्री के अंदर जो स्टाइल्स होते हैं, लॉकिंग, पॉपिंग, क्रम्पिंग करते हैं लोग बैलेट करते हैं। तो ये सब कभी सीखा नहीं है, पर बचपन से टीवी पे देख के, लोगों को देख के अंदर से बॉलीवुड निकलता है। तो सबसे फेवरेट डांस स्टाइल मेरा बॉलीवुड है। उसके बाद तो मैं एक कोरियोग्राफर परफॉर्मर हूँ, मतलब अगर मेरे को आप कोई भी स्टाइल परफॉर्म सिखाओगे तो वो स्टाइल की जाती है, हो जाती है, तो मज़ा आता है हर स्टाइल करने में। लेकिन दिल से मुझे बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको बॉलीवुड अच्छा लगता है और आप बहुत जल्द बॉलीवुड में भी आ रहे हो, तो दादा आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में भी कहा कि सारे डांसर्स इंस्पिरेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं रेमो सर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि लोगों को भी पता है मेरे बॉडी पे उनका टैटू है। तो उनकी तरह बनना तो है नहीं, लेकिन यस, उनको देख के हमेशा वो सीख मिलती है, आगे जाने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी इंस्पिरेशन वो है। और उसके बाद अगर किसी को इंस्पिरेशन मानता हूँ तो मेरे आईने को मानता हूँ मैं। तो जैसे अभी देखा हमने आपका इससे पहले का रियलिटी शो जिसमें आप जज थे, तो कुछ शेयर करना चाहोगे, मतलब वो मोमेंट? वो मोमेंट तो ऑब्वियसली वो सीज़न पूरा अच्छा था। तो जैसे मैं लॉक हुआ था जजमेंट के लिए,
तो जब तक उस दिन का शूट चालू नहीं हो रहा था तब तक कुछ सच नहीं लग रहा था कि यस सच में हो गया है, जज के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, कैप्टन हो गया हूँ। तो वो पूरा शो, उसकी मेमोरी बहुत ही अलग है क्योंकि बहुत मज़ा आया। लोगों को समझाने का मौका मिला, लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। किसी को रिजेक्ट भी कर रहे थे तो अच्छा बोल के रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि सब शो में सिलेक्ट नहीं होते थे, लेकिन वो कोरियोग्राफर और परफॉर्मर से बहुत ही अलग था क्योंकि हमें किसी की लाइफ बनानी थी, हमें किसी के लिए एक्ट सोचना था जिसका एक्ट टीवी पे अच्छा लगेगा, वो टीवी पे परफॉर्म करते हुए अच्छा लगेगा। तो वो मेमोरी बहुत ही अच्छी थी। अभी भी हर दिन वो एक बार तो मेरे दिमाग में आता है, दिल में आता है कि यार क्या जर्नी हुई थी, वो 3 महीने की जो जर्नी थी कैप्टन की, जज की, बहुत अच्छी रही। और चाहता हूँ कि ऐसे मौके और आते रहे, अलग अलग शोज़ में वो कैप्टन बनने का मौका या जज बनने का मौका मिलते रहे। तो उसके लिए मेहनत तो जारी है और स्ट्रगल भी जारी है। आपका एक सीक्रेट जो अभी तक किसको भी नहीं पता? मेरा एक सीक्रेट जो अब तक किसी को भी नहीं पता, वो मैं सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ क्योंकि वो सीक्रेट अगर किसी को बोल दिया तो सीक्रेट रहेगा नहीं और फिर सब लोग जान जाएंगे। ये सबके लाइफ में अपना अपना एक सीक्रेट होता है। वैसा मेरा ऐसा कोई सीक्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया तो माँ कसम बिग बॉस में आ जाऊँगा या न्यूज़ में आ जाऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं। पर इन जनरल कुछ सीक्रेट जो सीक्रेट ही रहने अच्छे रहते हैं क्योंकि उसका मज़ा जाना नहीं चाहिए। वो खुद के लिए अच्छा होता है, वो हैप्पीनेस होती है। वो सीक्रेट जब आए तो भी ऐसे खुल के आए कि लोगों को बाद में पता चले कि वो ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो यार बाकी सब इतना सीक्रेट रखता नहीं हूँ, मैं मेरे वाइफ के साथ सब शेयर करता हूँ। अब हम तो ऐसे बंदे हैं कि जो भी होता है तो हम एक दूसरे को जाके बोल देते हैं, तेरे को पता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था। तो जब ऐसा है नहीं, और कुछ भी ऐसा सीक्रेट कभी रहा कि जो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ शेयर करना, तो ऑब्वियसली आपने देखा ही रहेगा मेरे जो इंस्टा प्रोफाइल पे मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ, अच्छी बुरी जो भी है, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है दादा। तो दादा जैसे कि आपका एक सपना था, जैसे इंस्टा स्टोरी पे मैंने देखा था कि आपका ये सपना है कि आप एक टाइम पे स्टार्स के पीछे डांस करते थे एज ए बैकग्राउंड डांसर, तो आपके पीछे भी डांस करे और आप फ्रंट में डांस करे, और वो एक सॉन्ग आपका आया था उसमें पूरा भी हुआ है। हाँ, तो आपको कैसा लगा दादा वो? हाँ, वो मैं ये बहुत बिलीव करता हूँ कि लोग ना सपना देखते हैं और बोलते हैं हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सपने सोते हुए देखते हैं। तो वो सपना कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि सोने के बाद आप सुबह जाग जाते हो, आपका सपना टूट जाता है, अधूरा रहता है। फिर आप शायद आपको सपने में ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाता है, और वो रियल में मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप उसके पीछे पढ़ोगे नहीं। तो मेरा यह मानना ये है कि जब मैं आंखें खुले करके सपने देखता हूँ, हम उसके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं, क्योंकि वो सपने हम देखते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं। तो यस, मैंने जैसे कहा था DID के ऑडिशन में भी कि मैं चाहता हूँ कि लोग मैं आगे नाचो, लोग मेरे पीछे नाचे। तो वो होते गया, सब वो पूरा होते गया, क्योंकि वो मैं चाहता था, वो मेरी जिद थी कि ऐसा पूरा हो। फिर एक गाना आया जो अभी बीच में यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ, लगी पड़ी उसका नाम था, और प्रॉपर जैसे शूट होता है, वैनिटी रहता है, वैसा वो शूट हुआ। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जैसे पहले से भी ये कहता भी था कि मेरे को जज बनना है, जज बनना है। तो वो सपना मेरे को कभी आता नहीं है, सोते हुए सपना आता नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है मेरे को ये बनना है, मुझे ये करना है। जैसे आपने अभी हाल ही में मैंने वो श्रीवल्ली का एक डुएट बनाया था अल्लू अर्जुन के साथ, और मैंने वो कैप्शन में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लू अर्जुन को कोरियोग्राफ करूँ, और ये कभी ना कभी होगा, ये मुझे पता है, कभी ना कभी होगा। लेकिन क्योंकि मैं सपना देखा नहीं है, मैंने सोते हुए सपना देखा नहीं है, मैं विजुलाइज करता हूँ रोज कि कभी ना कभी तो इनका गाना मुझे मिलेगा और मैं इनको कोरियोग्राफ करूँगा, वो होगा आगे जाके। तो ये मेरा बिलीव है, मैं आंखें खोल के सपने देखता हूँ, क्योंकि वो सपनों के पीछे पड़ना फिर जिद बन जाती है, और हर दिन हम उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। तो यस, सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि जो आंखें खोल के सपने देख रहा हूँ वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज देख रहा हूँ तो कल पूरा हो रहा है, भले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन वो पूरा ज़रूर हो रहा है। तो यस, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है और बहुत इंस्पायरिंग लगती है। ठीक है, और हम भी बहुत जल्द देखना चाहेंगे आपको अल्लू अर्जुन सर के साथ कोरियोग्राफ। मजा आएगा, मतलब अलग दिखेगा कुछ तो। यस। तो सर आपने एक चीज नोटिस नहीं की भी होगी कि मतलब आप जितने भी शो में आपके जो कंटेस्टेंट्स थे वो ज्यादातर शर्माज नाम के थे। यस। तो आपके साथ कुछ बॉन्डिंग है शर्मा की? बॉन्डिंग वो तो मुझे पता नहीं क्या है, सिर्फ अभी लास्ट सुपर आंसर था जिसमें बर्मन करके आया था, लेकिन तो उसके पहले योगेश शर्मा, विशाल शर्मा, सक्षम शर्मा, राज शर्मा, सारे शर्मा ही कनेक्टेड हुए, क्योंकि शायद मेरे को लगता है वो भगवान को पता है मैं शर्माता नहीं हूँ कुछ करने के लिए, तो इसलिए मेरे पास वो शर्मा आते हैं। लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है रियल लाइफ में किसी शर्मा के साथ। पर यस, मेरे जितने फ्रेंड सर्कल है ना जो इंडस्ट्री में, बहुत लोगों का नाम शर्मा है। मतलब जो डांसर्स फ्रेंड है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर बुलाता है, सर मैं दिल्ली से हूँ, मुझे आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं उसको नाम पूछता हूँ तो बोलता है सर मेरा नाम सोहेल शर्मा है। तो इन जनरल तो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या है, पर वो कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे शर्मास के साथ। लेकिन अच्छा भी है, तो शायद मैं उस चीज़ को अच्छा भी मानता हूँ कि
जो भी शर्मा में से कनेक्टेड होता है वो मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक सक्सेस लेके आता है। और सारे मेरे बच्चे भी, जो योगेश को आप देखते रहोगे अभी इंस्टा पे इतना अच्छा फेमस है, वो विशाल यूट्यूब पे व्लॉग्स करता है जो अच्छे से कमाता है, और वो भी अभी मुंबई शिफ्ट हो गया है। सक्षम का मूवी आ रहा है देहाती डिस्को, तो और सौमित तो बहुत ही छोटा है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। राज खुद का एक क्लासेस चालू करके अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो यस, मेरे सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और उनको देख के प्राउड फीलिंग होता है कि कहीं कहीं उनके सक्सेस का एक टुकड़ा मैं भी था। तो ये शर्मा, मैं चाहता हूँ कि ऐसे शर्मा आते रहे और मैं शर्माता ना रहूँ और दोनों बिना शर्मा के बहुत सारे एक्ट्स करते रहे। हाँ, तो दादा जैसे आपको याद है कि नहीं, आपने एक बार इंस्टा पे स्टोरी डाला था कि डांस इंडस्ट्री कंटिन्यू करूँ या जॉब करूँ। ये लॉकडाउन में कुछ भी आ रहा था दिमाग में। लॉकडाउन में तो हम लोग बातें भी कर रहे थे कि अभी आ गया, ऐसा रहा जिंदगी, तो क्या करेंगे, क्योंकि हम तो वो नहीं है ना कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें स्टूडियो जाके रिहर्सल जाके ही सिखाना पड़ता है। तो वो लॉकडाउन एक ऐसा जरिया आ गया था ज़िंदगी में कि हम कुछ ना कुछ सोचने लगे थे, चलो हम ये खोल देते हैं, ये बिज़नेस खोल देते हैं। लेकिन भगवान की दुआ से, पापा की कृपा से सब वापस चालू हो गया धीरे धीरे रूल्स के साथ। अभी हम काम करते हैं, तो वो तभी का एक वो आई थिंक वो फेज था, तभी मैंने वो शायद स्टोरी में डाला था, क्या मैं डांस इंडस्ट्री कंटिन्यू करूँ या कोई जॉब करूँ। पर 99% लोगों ने बोला था कि आप डांस इंडस्ट्री कंटिन्यू करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इंडस्ट्री छोड़ो। और तो वो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था लोगों को, मेरे इंस्टा फैमिली को, और वो हमने पकड़ लिया। हाँ, और सबका आंसर यही था 99% कि आप इंडस्ट्री कंटिन्यू करो। तो सिर्फ वो एक होता है ना, कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं यार ये कपड़ा पहनूं कि वो कपड़ा पहनूं, व्हाइट पहनूं कि ग्रीन पहनूं। हम पूछते हैं भाई क्या पहनूं, सामने वाला बोलता है ग्रीन पहन, तो हम ग्रीन पहन लेते हैं। तो इसलिए वैसा सवाल पूछ लिया था। तो आंसर ऑब्वियसली मेरे को लगा ही था कि इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि मैं भी अगर कहीं जॉब भी करने लगूँ 1-2 महीने में उस जॉब को मैं छोड़ दूंगा। इतने सारे गालियाँ खाऊंगा कि पता ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं है। ये लाइफ अलग है, इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, दिमाग से सोचना बहुत पड़ता है। जैसे इन जनरल आप ऐसे देखोगे बाजू में बैठा है, हम सुबह 8 बजे से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सोचना है हर गाने का फिर विजुअल क्या है, कौन कैसे नाचेगा। तो ये काम मज़ा आता है, क्योंकि दिमाग को हम जोर देते हैं, क्रिएटिविटी क्या करे क्या नहीं, तो मज़ा आता है। और आई होप इंडस्ट्री कभी छोड़ने का मौका ही नहीं मिले। तो बॉलीवुड में से आपको कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है जिसका डांस आपको पसंद है? बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर पसंद है जो परफॉर्म अच्छा करता है, वो है ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह। पर मैं रणवीर सिंह को थोड़ा ज़्यादा मार्क्स क्यों देता हूँ, क्योंकि रणवीर सिंह डांसर नहीं है। तो भी अगर वो ऋतिक, टाइगर और रणवीर नाचेंगे ना एक साथ, तो हम सबका ध्यान रणवीर पे जाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ऋतिक में स्टाइल है, टाइगर में भी स्टाइल है, वो स्टंट भी मार लेता है, दोनों की बॉडी भी अच्छी है। मैं नहीं कहूँगा रणवीर उन दोनों के सामने बॉडी वाइज अच्छा है, पर मैं तीनों को रेट अगर करता हूँ तो परफॉर्मेंस वाइज रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है डांस को लेके। ऋतिक और टाइगर जो सिखाएंगे वो अच्छे से करेंगे, वो ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे कि मैंने जो सिखाया वही करेंगे। पर रणवीर क्या है, उसमें अपना मसाला भी डालता है और अच्छे से परफॉर्म करता है। तो हमने वो खलबली हो, मल्हारी हो, सारे गानों में देखा ही है। तो वो क्रेज़ वो अच्छे से लाता है। तो यस, ये तीनों में के बहुत अच्छे एक्टर भी है फेवरेट, और अच्छे परफॉर्म भी करता है। अच्छा, तो दादा मेरे को बहुत जन ने पूछा था कि अगर कभी किसी डांसर का अगर तुमने इंटरव्यू लिया तो ये क्वेश्चन पूछना कि रियलिटी शो में जाने के लिए कांटेक्ट होना चाहिए, टैलेंट? नहीं, टैलेंट होना चाहिए और टैलेंट से आपका कांटेक्ट बनना चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में वो है कि फॉर एग्जांपल मैं एक शो का नाम देता हूँ, ये है सुपर डांसर। सब मेरे बच्चे को सिलेक्ट होना है। अभी क्या हो गया, शो ये सारे शोज देख के सबके बच्चों को डांसर बनना है, ठीक है, सबको कोरियोग्राफर बनना है और सबको जज बनना है। सब नहीं बन सकते, क्योंकि इसलिए मोदी एक ही है, अंबानी एक ही है, टाटा एक ही है, सब नहीं बन सकते। यस, हम सबसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब टीवी में सिलेक्ट होना है तो आपको ऑब्वियसली ऑडिशन देना पड़ता है। टीवी पे आने से पहले 3 से 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। उस चारों लेवल में आप इन जनरल कैसे अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो वो देखा जाता है। नहीं तो ऐसे मैसेज आते हैं हमको, सर 10,000 रुपये लो ना, हमें टीवी पे लेके जाओ। पैसा लेता नहीं है, कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल्पेश को जानता हूँ, ठीक है, मैं सामने वाले को बोलूँगा कि कल्पेश अच्छा डांसर है, मैंने देखा है, मुझे तो अच्छा लगता है, आप देख लो। तो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे यार कल्पेश, वैभव ने रेफरेंस दिया है तो आप अच्छे ही होंगे। बोलेंगे हमारे सामने नाच के दिखाओ। मेरे सामने आप अच्छा नाचे हो, पर उनके सामने आप थोड़ा अगर गलत कर लिए, आप उधर रिजेक्ट हो जाते हो, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, मेरे रेफरेंस के थ्रू आप कोई टीवी शो में जा सकते हो, लेकिन मेरे रेफरेंस से इसलिए आप सिलेक्ट नहीं होंगे फॉर श्योर।
आपको उनके सामने भी वैसा ही डांस करना पड़ेगा जैसा आपने मेरे सामने किया होगा। उनके सामने अगर कुछ गलती करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। स्टोरी होना ज़रूरी नहीं है, आप गरीब होना ज़रूरी नहीं है, आपके माँ बाप बाहर काम करते हैं, किसी के घर में बर्तन मांजते हैं या कपड़े धोते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। वो सिचुएशन है, वो परिस्थिति, जैसे सिचुएशन मतलब परिस्थिति बोलते हैं हम मराठी में, तो हम वैसे घर पे पैदा हुए हैं, तो वो गलती नहीं है। मैं गरीब हूँ इसलिए आगे लो, ऐसा है नहीं। टैलेंट आपका अमीर ही होना चाहिए, सबका टैलेंट ही अच्छा होता है। अब आप पैसे भी नाच रहे हो पर मैं झोपड़ी में रहता हूँ इसलिए मुझे लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप झोपड़ी में रहते हो इसलिए आपको लिया, पर उसके आगे के एपिसोड में आप नाच ही नहीं रहे हो अच्छा, तो आपको आगे क्यों लेके जाएंगे। तो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर अमीर गरीब वो तो अलग बात है। अमीर जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष और सुशांत खत्री में बोलूँगा, वो बहुत अच्छे घर से है, तो वो ऐसा नहीं है ना कि स्टेज पे आके नाचते नहीं है, वो स्टेज पे आके नाचते हैं तभी हम उन्हें पसंद करते हैं। तो इसलिए तो अमीरी गरीबी सेटिंग पहचान कॉन्टैक्ट छोड़ दो, आप टैलेंट पे ज़्यादा वर्क करो। अगर आपका टैलेंट अच्छा ही है, आपका टैलेंट बोलता है, तो सामने वाला अपने आप आपके टैलेंट के बारे में बोलेगा। तो सबको अपने अपने जवाब मिल ही गए होंगे। तो अभी एक पार्ट रहता है दादा, कमेंट का कंफर्मेशन। तो आपके पोस्ट के नीचे के कुछ कमेंट बोलूंगा, उसको आपको रिव्यू करना है। तो पहला कमेंट है, पता नहीं वैभव आपको देख के ही अलग सी वाइब आती है, यू आर क्यूट। बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी बियर्ड बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो बहुत खुशियों के साथ। पता नहीं हम कब मिलेंगे। अब ऐसे ऑब्वियसली मैसेज आते हैं वो सबके कि सर हम आपको मिलना है, हमें आपको मिलना है। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसको मिलना भी है तो मैं उसको बिल्डिंग के नीचे भी मिला के 5 मिनट बात करके फ़ोटो दे देता हूँ। तो ऑब्वियसली हम अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं वर्कशॉप्स के लिए। तो जब भी मैं यही कहूँगा जो भी ऐसे कमेंट करते हैं उनको कि आप ऑब्वियसली मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मेरा हर एक अपडेट पता होगा कि कल मैं एग्जांपल पूना जाने वाला हूँ और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में आने वाला हूँ, फिर जयपुर हो, ये हो, जलगांव हो, किधर भी हो। तो उधर वाले लोग ऑब्वियसली आप मुझे मिलने आ सकते हो अगर आप उसके इर्द गिर्द रहते होंगे। जैसे मुंबई में अगर चर्च गेट में है तो अंधेरी वाला आ जाता है मिलने, पुणे वाले भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं मिलने, तो ऐसा आपको पता चल ही जाएगा। तो यस, पर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम, अगर आप मुंबई आते हो तो मुझे मैसेज कीजिए कि सर हम 2 दिन के लिए मुंबई में हैं वगैरह, तो हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मिल ही लूँगा, मेमोरी बन जाएगी। आप मुझसे मिल सकते हो, मैं आपको मिल सकता हूँ, दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं। तो फॉर श्योर थैंक यू आपके कमेंट के लिए कि स्माइल अच्छी है। वो हमेशा दिल से हंसता हूँ, काम अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका दिल जीते, और जल्दी मिलेंगे। सेकंड कमेंट, रियली ट्रू सर, हमारे सारी खुशियाँ आपके नाम में है। आप चाहो तो ज़िंदगी भी कुर्बान है, बस कभी भूलना मत हमें, नज़रों से दूर नहीं करना हमें। हमारी ज़िंदगी आपकी जान है, सिर्फ स्माइल्स करो और दिल जीतते रहो आपके काम से। ओके, मेरे लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सबकी जान कीमती होती है। सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो, माँ बाप का भी नहीं सोचते हो तो पहले खुद के बारे में सोचो, क्योंकि ज़िंदगी सबको नहीं मिलती। कोई पैदा होते ही चले जाते हैं, कोई 10 साल के लिए जी लेते हैं, कोई किसी बीमारी की वजह से जाते हैं। अभी ये कोविड की बीमारी इतनी बड़ी आ गई है, तो किसी के लिए जान मत दो। यस, प्यार करो, रिस्पेक्ट करो। और आपके कमेंट में ये इतना था कि मेरे वजह से आपको खुशियाँ मिलती है, तो यहाँ पे मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि ये जो मेडिसिन है हंसाने का, मैं हंसाता हूँ मेरे एक्स थ्रू, तो वो मेडिसिन फ्री है, तो वो मुझे देना अच्छा लगता है, क्योंकि स्माइल से सबसे ज़्यादा बड़ा मेडिसिन कोई ज़िंदगी में है नहीं। हंसते रहोगे तो शायद बीमार नहीं गिरोगे, खुशियाँ आती रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो स्माइल करते रहो, और मैं जितना मेरे काम से आपको हंसाते रहूँगा उतना हंसाते रहूँगा। अगला क्वेश्चन कमेंट है, वैभव सर आप आने वाली पीढ़ी के लिए इंस्पायर। हाँ, ये बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैंने देखा है, कभी पढ़ता हूँ मैं, इन जनरल कमेंट्स पढ़ के उनको लाइक भी करते रहता हूँ। तो आने वाली पीढ़ी के लिए यस, जितने भी परफॉर्मेंस है टीवी पे, डांसिंग स्टार्स है, वो सभी इंस्पिरेशन है, पर मैं कोशिश करता हूँ रियल रहने की। जितना ज़्यादा जो मेरे दिमाग में अगर टेबल भी आता है, टेबल को नचाना है तो हम टेबल को नचाते हैं। मैं रेफरेंसिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ ज़्यादा जब मैं काम करता हूँ। तो यस, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं हमेशा इंस्पिरेशन रहूँगा। मुझे पता है कि मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट लोग हैं दुनिया में, डांसर्स हैं हमसे भी ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि सबका एक ज़माना होता है। मेरे ज़माने में जब मेरे को प्रूव करना था मैं कितना अच्छा डांसर हूँ, वो मैंने प्रूव कर लिया है। अब मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो मैं हमेशा मेरे काम को प्रूव करता हूँ कि मैं क्यों अच्छा कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, क्यों हमेशा बेस्ट नहीं पर बेटर रहना चाहता हूँ। बेस्ट बनूंगा उस दिन ख़त्म हो जाऊँगा, तो बेस्ट नहीं बनना है, बेटर बनना है और हमेशा बेटर होते रहना है। तो यस, थैंक यू आपकी इस कमेंट के लिए, और हमेशा मैं इंस्पायर करते रहूँगा मेरे काम से। ठीक है, तो सर अगला कमेंट है, यू लुक लाइक अ साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति। यस, ये कमेंट बहुत आते हैं,
और फिर जब ऐसे कमेंट आने लगे तो मैंने विजय सेतुपति को देखा, जो वाटी कमिंग वाली मूवी है मास्टर, उसमें जो विलन प्ले करता है वो है वो। तो यस, कहीं ना कहीं मैं उनकी तरह दिखता हूँ, क्योंकि उनकी बियर्ड मेरी बियर्ड सेम है, उनका साइड फेसिंग मेरी साइड फेसिंग सेम है। लोग मुझे अजय देवगन भी बोलते हैं साइड से, जब बाल थे, अभी तो ये बाल मेरे चले गए, तो तभी बोलते थे कि अजय देवगन भी दिखता है। लेकिन यस, मुझे पता है मैं विजय सेतुपति और रवि तेजा, ये दो हीरो है, उनकी तरह दिखता हूँ, ये मैं सामने से बोलता हूँ। तो कभी विलन बनने का प्लान किया? विलन, मेरे को तो कैरेक्टर बनना बहुत पसंद है। आपने देखा रहेगा मैं रील्स करता हूँ, टिकटॉक करता था जब टिकटॉक का ज़माना था, तो मेरे को कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद है। एक्टिंग से ज़्यादा मेरे को शाहरुख सलमान नहीं बनना है। प्रोमो में देखते हैं वो, जब हम मूवी देखते हैं तो हम राजपाल यादव की ज़्यादा बात करते हैं, परेश रावल की ज़्यादा बातें करते हैं, हम कैरेक्टर्स की ज़्यादा बात करते हैं। जैसे पुष्पा में भी अगर देखते हैं तो अल्लू अर्जुन तो है, पर उसके साथ जो उसका दोस्त है उसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। तो यस, कभी मौका मिला ज़िंदगी में आके तो कोरियोग्राफर तो हुई, पर अगर मौका मिलता है एक्टिंग का, कैरेक्टर का, तो मैं कैरेक्टर्स करना चाहूँगा। और ऑब्वियसली विलन करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी बियर्ड अच्छी है, मैं विलन की टाइप इन जनरल। पहला लुक लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड होगा मुझ में, या मैं थोड़ा गुस्से वाला रहूँगा, क्योंकि लुक वैसा बन जाता है। पर यस, कभी मौका मिला तो विलन का रोल तो फॉर श्योर करना चाहूँगा। तो दादा, अभी थर्ड स्टेज है गेम शो। हाँ, इसमें होगा, आपको मैं आपके चहेते डांसर्स के नाम बताऊंगा, आपको उनके बारे में कुछ बोलना है। तो पहला नाम तो बोलने की जरूरत भी नहीं, शिव वानखेड़े। शिव वानखेड़े बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा मेरा स्टूडेंट भी है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। वो रियलिटी लिटिल मास्टर्स में जब भी था तब वो मेरे ऑपोजिट टीम में था, मतलब उसमें कैप्टन्स होते हैं, स्कीपर्स होते हैं। तो मैं जिस टीम में था, मेरी स्कीपर थी स्वराली तभी, और मैं उसको कृति थी तभी, और मैंने उसको बोला था कि यार ये बच्चा अपने पास होना चाहिए था। आई थिंक वो नीरव के पास था और अच्छा ही करता था, लेकिन मैं ऐसा था कि यार ये अपने पास होता तो अपन इसको और अच्छा करवा सकते थे। और तभी से लेके वो भी चाहता था कि वो मेरे साथ मेरे अंडर काम करे, पर कभी वो मौका मिला नहीं। उसके बाद वो DID में एक मैड करके शो में आया, उस मैड शो में हम थे नहीं, पर उसके एक्स देखता था मैं। वो हमारे जो कोरियोग्राफर फ्रेंड है प्रतीक, उनके साथ वो काम करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जीता अच्छे परफॉर्म करके। उसके बाद वो DID में आया, तो DID के ऑडिशंस मैंने उसके थोड़ी हेल्प की थी बिठाने के लिए, तो वहाँ पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो DID में आया, तभी मौका नहीं मिला उसको, मतलब मुझे उसको कोरियोग्राफ करने का या उसको मेरे अंडर काम करने का। फिर एक एज में आया वो, उसने बोला सर अभी मुझे काम करना है आपके साथ, और लकीली तब मैंने बोला कि अभी इस सीज़न में पेमेंट तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू आ जा। पर जब वो आया तो उसने अपने आप अपना इनपुट, अपनी जिद दिखाना चालू कर दी कि मुझे काम करना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मुझे काम करना है पर वो काम करते नहीं है। उसने मैसेज किया, वो आया, उसने काम करने का जिद दिखाई, इनपुट्स दिखाए। फिर मैंने उसको जब बोला था कि पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, उसने बोला चलेगा ये शो में मत पेमेंट दो, पर उसका काम देख के, उसकी मेहनत देख के, उसके इनपुट्स देख के मैंने उसको हर महीना थोड़ा सा पर पेमेंट दिया। उसके बाद वो आज मेरे साथ ही काम करता है, मेरे अलावा भी काम करता है, लेकिन हमेशा उसने पहला प्रेफरेंस मुझे रखा है। तो अच्छा भी लगता है उसके साथ काम करके, क्योंकि वो अच्छा काम करवा के भी देता है, वो अच्छा काम करा के लेता है। जब हम बोलते हैं कि मुझे 2 गिलास एक साथ दिखने चाहिए नाचते हुए, तो वो वही दिखाता है, पर उसमें अपने इनपुट डाल के वो 2 गिलास को और अच्छे से दिखाता है। तो शिवम वानखेड़े एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और अभी एक बहुत अच्छा नया उभरता कोरियोग्राफर है, और वो बहुत ज़िंदगी में आगे जाएगा। हाँ, हमने पहला इंटरव्यू उनका ही लिया था। हाँ, तो सेकंड वन ऑफ माय फेवरेट सुशांत खत्री। ओके, सुशांत खत्री मैं कहूँगा कि अभी तक इंडिया का बेस्ट लिरिकल डांसर है वो। उसके बाद मैं बोलूँगा बाकी जो भी लिरिकल करते हैं वो सब उसके बाद आते हैं, क्योंकि उसका लिरिकल दिखाने का इमोशन, एक्सप्रेशन सिर्फ चेहरे से ही नहीं, उसके हर उंगली के नाखून से, उसके बालों से भी, मतलब पैर से नाखून से लेके बालों तक वो सब अच्छे से एक्सप्रेस करता है। तो सुशांत खत्री बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है। कभी ना कभी हम उसको सोच के वो लिरिक पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा पकड़ा तो हम ऐसे क्यों नहीं पकड़ सकते। तो बहुत ही अच्छा यूथ के लिए, जो आजकल लिरिकल और ये अर्बन और हिप हॉप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमेशा रहेगा। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा मैंने तोड़ू लिरिकल डांसर देखा नहीं है। तो सबसे बेस्ट लिरिकल डांसर है सुशांत खत्री। एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का भी परफॉर्मर है, और वो आराम से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनली, जो इंडिया में रह के ही कर रहा है वो। तो सुशांत खत्री एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ, फिर तीसरा नाम धर्मेश सर। धर्मेश सर, मैं धर्मेश भाई कहता हूँ उनको, मैं सर नहीं बोलता उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब इंडस्ट्री में DID में आने से पहले मैं कोरियोग्राफर था। लोगों को पता नहीं है इन जनरली, क्योंकि मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफ करता था।
तो जब वो DID में आए थे, DID 2 में, उसके बाद जब वो फेमस हुए थे तो वो शोज़ करते थे। तो बहुत बार शोज़ में मैंने उनको कोरियोग्राफ किया है। तो मैं उनको हमेशा भाई कहता हूँ, और वो तो लेजेंड बन गए अभी। वो अपना एक मार्क छोड़ गए। जैसे कंपनीज होते हैं, गोदरेज की कंपनी है, सैमसंग की कंपनी है, वैसे डांस में धर्मेश नाम एक ब्रांड है जो लेजेंडरी हो गया है अभी। तो जो वह रेमो सर, गीता मैम के बाद जो लेजेंडरी लोग आएंगे उसमें ये धर्मेश भाई, पुनीत भाई, शक्ति, फिर शायद मैं, फिर पॉल, फिर राहुल, ये कहीं ना कहीं अभी आते रहेंगे आगे। तो धर्मेश एक नाम ही अभी ऐसा हो गया कि धर्मेश नाम लिया तो लोगों में वो बोलते हैं ना, उर्मी आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है, क्योंकि धर्मेश भाई की तरह बनना है। वो कहाँ से आया और आज कहाँ पे है, तो भी आज के तारीख में भी वो उतने ही हम्बल रहते हैं। लोगों से जो कांटेक्ट में वैसे ही बात करते हैं। उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि किसी स्टार से बात कर रहे हो या आप किसी बड़े इंसान से बात कर रहे हो। तो धर्मेश भाई तो हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे, और वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहेंगे जिससे लोग इंस्पायर होकर उनकी तरह बनने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, राघव जुएल तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है अभी। उनको तो मैं DID से जानता हूँ, और राघव अच्छा दोस्त है। जब भी मिलता है तो अच्छे से जॉली इंसान है मैं कहूँगा, क्योंकि उसको वो ज़िंदगी को अपने प्यार करता है, खुद की तरह जीता है। आपने देखा रहेगा, अगर वो बहुत ट्रैवल करता है या वो पहाड़ वाला इंसान है, और तो उसकी लाइफ पूरी चेंज होते हमने देखी है। डांस से कैसे वो स्किपर बना, स्किपर से कैसे वो एक्टर बना, एक्टर से आज किसी पूरे नंबर, आई थिंक उसको टॉप 3 में मैं देखता हूँ एंकर वाइज में। आज अच्छा एंकरिंग करता है। तो उसकी लाइफ का जो अपग्रेडेशन हुआ है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हुआ है, और बहुत ट्विस्ट के साथ हुआ है। तो राघव अच्छा इंसान भी है, अच्छा एक्टर भी है, अच्छा एंकर भी है, अच्छा परफॉर्मर है। तो राघव ने एक इंटरनेशनल स्टाइल लाया हमारी इंडस्ट्री में, जिसको देख के लोगों ने बहुत अलग अलग स्टाइल सीखने की कोशिश की। और थैंक्स टू राघव कि आपने इंडिया को एक इंटरनेशनल पहचान दी। तो आप आगे बढ़ते रहो और ऐसे इंस्पायर करते रहो। तो दादा एक क्वेश्चन मेरे को पूछने का था, अपने इंडस्ट्री से, डांस इंडस्ट्री से कौन सा एक आर्टिस्ट है जो मतलब इंटरनेशनल लेवल को टक्कर दे सकता है, मतलब उस लेवल में है वो, मतलब जा सकता है मतलब जाके आ गए और जीत के भी आ गए। किंग्स यूनाइटेड है, वी अनबीटेबल्स है, एक्सपेनेक्स है, ये क्रूज है जो बाहर जाके जीत के आए हैं। और इसके अलावा हमें पता नहीं होता, लेकिन ऐसे हाल ही में टॉम एंड जेरी आए थे, वो भी बाहर जाके आए हैं। फिर अलग अलग स्टाइल जो होते हैं ना, बैले, हमारे इंडियन जो माइथोलॉजी एक्ट्स करते हैं, इंडियन कल्चर के एक्ट्स करते हैं, वो लोगों ने भी बाहर जाके ट्रॉफी जीते हैं, वहाँ पे इंडिया का झंडा लहराया है। तो ऐसे बहुत सुशांत खत्री, पीयूष भगत, राघव जुएल और हमारे सारे आर्टिस्ट जो अपने इंडिया के डांसिंग स्टार्स हैं, उन सबको बाहर के आर्टिस्ट जानते हैं और उनको कमेंट करते हैं। अमरदीप आजकल वर्कशॉप्स लेके बाहर के लोग यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए लाता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे सारे आर्टिस्ट आराम से इंटरनेशनल लेवल को टक्कर भी दे सकते हैं, उनसे अच्छा भी करते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। ठीक है, तो दादा के साथ बातचीत करके तो बहुत मजा आया, और फाइनली 2 साल का वेट था ये मेरा। दादा फर्स्ट गेस्ट थे पर देर आए दुरुस्त आए। शो विद कल्पेश ऑब्वियसली लॉकडाउन के पहले से बात चल रही थी, और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और जो 1-2 दिन मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ फैमिली वालों को दो। तो यस, 2 साल बाद ये इंटरव्यू हुआ है शो विद कल्पेश, SWK आपने देखा रहेगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इनके चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट से सिर्फ प्यार और ब्लेसिंग्स बरसाना है। और थैंक यू कल्पेश, इतने 2 साल के पेशेंस के बाद इंटरव्यू फाइनली हुआ है, और आई होप ये इंटरव्यू देख के आप सबको 1% भी सीख मिल जाएगी और थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी तरह बनो, किसी की तरह बनो मत। मेरी तरह भी बनने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप अपनी तरह नहीं बनोगे तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं जाओगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने टैलेंट को और अपने काम से दुनिया को जीतो और दुनिया का दिल जीतो। तो कैसा लगा दादा आपको आके? बहुत मज़ा आया, आपने सवाल पूछे, फन था, बोरिंग नहीं था। बहुत कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आप कैसे आगे बढ़े, क्या हुआ, किधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये सब इन जनरल सब ये लॉकडाउन से ज़रिया चालू हो गया था इंटरव्यूज़ लेने का, और बहुत लोगों ने अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए। तो यस, ये भी एक शॉर्ट स्वीट लोगों को इंस्पायर करने वाला इंटरव्यू था। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे इंटरव्यू लेने का और लोगों को इंस्पायर करने का। आप ऐसे ही अलग अलग इंटरव्यूज़ लेते रहो, लोगों को इंस्पायर करते रहो, कि लोगों तक हमारी आवाज़ भी पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, आपने कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही मिलते हैं नए गेस्ट, नए सवाल और नए गेम्स के साथ।